हज़रात इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम अंजम रशीद साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब। आज हम जिन 4 स्टोरीज़ पे बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली हमारी स्टोरी है रिंग रोड का स्कैंडल, नक्शे में तब्दीली। और महसूस होता है कि इससे सियासती जो मैदान है उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आती हैं। अगली जो स्टोरी है वो गज़ा के हवाले से है। बमबारी हो रही है, रॉकेट्स चल रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, खून बह रहा है। और तीसरी स्टोरी हमारी है कि मौलाना फजल रहमान फिर एक दफ़ा मुतहरक हो गए हैं PDM को इकट्ठा करने के लिए और गालिबन पीपल्स पार्टी को लाने की वो कोशिश करेंगे। और आखिरी स्टोरी हमारी आज की होगी कि इमरान बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं और वो कहते हैं कि जो तरसीलात हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन मकाम पर पहुँच गई हैं। लेकिन जहाँ पर यह बात की जा रही है वहाँ पर यह भी देखने को आ रहा है कि महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन पहुँच गई है। तो इस पर भी बात करेंगे। ये जो रिंग रोड का स्कैंडल है और ये जो नक्शे में तब्दीली की गई है, आप ये समझाने की कोशिश करेंगे नक्शे में कौन सी तब्दीली की गई, ओरिजिनल क्या था, नक्शे में तब्दीली किसने की है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, 2 बातें इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हर बरसरे इक़्तिदार हुकूमत जो होती है ना, वो पिछलों के करप्शन के तराने शराने सुनाती रहती हैं। कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनके ख़िलाफ़ भी कहीं चार्जशीट जो है वो तश्कील पा रही है या FIR कहीं लिखी जा रही है। कौन करते हैं ये सब हमें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको पता है कहाँ बनती है ये चार्जशीट। तो इमरान खान हुकूमत के बारे में ये जो यानी रिंग रोड स्कैंडल का आजकल चर्चा है पूरे सोशल मीडिया पे, आप देखें हर तरफ जो है वो चीखो पुकार है। कुछ हक में हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसके ख़िलाफ़ इसलिए है कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा स्लोगन था एहतसाब एंड एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड। तो अब चूँकि मुझे दो बातों की समझ नहीं आ रही है। एक तो ये कि अभी किसी रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था, तो लोगों ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। एक वाविला मच गया, वो भी सरकारी हलकों में और वज़रा में। तो ये और भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस एतबार से। जो अपने सरवर खान साहब जिस तरीके से चीखो पुकार कर रहे हैं वो अपनी जगह है, धमकियाँ भी दे रहे हैं, वो मार दूँगा, जान से छोड़ूंगा नहीं, जान लेनी भी आती है, जान देनी भी आती है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस्तीफ़ा तो और भी ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेज पर था, वो बिल्कुल ही किसी को समझ नहीं आया। ये तासुर देने की कोशिश कि वो इसलिए इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया और इसलिए शोर मचाया सरवर खान साहब ने कि उनका नाम बिला जवाज़ आया है, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी या पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, उनमें से एक ने रिपोर्ट दे दी है, 2 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसमें क्या गुल खिलेंगे वो भी पता चलना बाकी है। लेकिन ये जो ओवर रिएक्शन है ये भी बिल्कुल समझ से बालातर है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक मंसूबा बना था नवाज शरीफ के दौर में, उसको अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी समझा उसको और उसके ऊपर काम शुरू हुआ। उसमें चंद लोगों ने इन्फ्लुएंस करके ब्यूरोक्रेसी को उसका रूट चेंज किया है, जिससे कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा। कुछ लोगों ने वहाँ ज़मीनें सस्ती खरीद ली हैं, महंगी बेचेंगे। ये बज़ाहिर इतना बड़ा मामला लगता नहीं है, लेकिन जब इसकी तह तक आप पहुँचेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर भी बिलियंस का फ्रॉड है या बिलियंस का किसी को फ़ायदा पहुँचाया गया है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अब, जैसा कि उन्होंने प्रेस जो आज की कैबिनेट मीटिंग थी उसमें कहा भी है, उन्होंने डांटा है बल्कि उसको, सरवर खान को, कि आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब अभी किसी का नाम भी नहीं आया था उसमें। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस मामले को अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए, अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दें ताकि किसी को कोई उंगली उठाने की नौबत ना आए। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। बहुत सी बात हो चुकी है रिंग रोड पे, बहुत से चैनल पे, लेकिन मैं जो चीज़ बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि इसको कंसीव किया प्रीवियस गवर्नमेंट ने। दूसरा हिस्सा क्या है कि इसकी 29 किलोमीटर की एक्सटेंशन की है। ये 29 किलोमीटर की जो एक्सटेंशन प्लान की गई, जिस पे कमिश्नर साहब पे कार्रवाई की गई, ये डस्का इलेक्शन में भी थे, तो आप देखें कि उनको सैक कर दिया गया और DGRDA को भी सैक किया गया। और तीसरी इसकी कहानी है कि इसके बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी इसके 2 हैं, जिनके कहने पे ये सारा प्लान हुआ, जिनके नाम लिए जा रहे हैं सरवर खान साहब का और जुल्फ़ी बुखारी साहब का। हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जुल्फ़ी बुखारी साहब स्टेप डाउन हो गए। सरवर खान साहब को भी अखलाकन हो जाना चाहिए
क्योंकि पेट्रोलियम में भी इन पे इसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगा था तो इनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा हो जाना चाहिए। और तीसरे बेनिफिशरी कौन है? तीसरे बेनिफिशरी वो हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज वाले हैं। अच्छा, इसमें मरे कौन लोग हैं, नुकसान किसका हुआ है, सब निकल जाएंगे इस इंक्वायरी में। जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, बड़े आदमी को और माफिया को कोई नहीं पकड़ता, वो अपने आप को बचा के निकल जाता है। चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी है। फंसेगा कौन? गरीब आदमी। वो कैसे फंसा ये कि जब 29 किलोमीटर की एक्सटेंशन दे दी गई तो उसके इर्द गिर्द जितने हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स थे उन्होंने लैंड प्रक्योर कर ली, लैंड प्रक्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड पे, और उसको महंगे दामों फाइलों की शक्लों में प्लॉट्स बेच दिए गए। बिलियन ऑफ रुपीस, जो रफ एस्टिमेट है ओवर 50 बिलियन से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान ने पैसा गरीब लोगों से फाइलों की शक्ल में 3 से 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे कलेक्ट कर लिया। हुकूमत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि ये वो रिंग रोड वाला मॉडल बनेगा कि जो इमरान खान को अगर इसने इसको एग्जाम्पलरी ना बनाया तो ये इनके गले में फिट हो जाएगा। क्यों? कि गरीब आदमी का पैसा खाया जा चुका है। जो आप बात कर रहे थे ना कि नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि गरीब आदमी का पैसा इन मालिकान की जेब में जा चुका है। अब देखने की चीज क्या है, एफआईए उनके खिलाफ क्या करती है? क्या गरीब आदमी को पैसे वापस मिल जाएगा? क्योंकि 20 लाख की चीज 50 लाख में बिकी है, 50 वाली फाइल 1 करोड़ की बिकी है। इसके बेनिफिशियरी वही 2-3 जो नाम हैं आपके, वो चले गए और बाकी गरीब आदमी का पैसा इनके पॉकेट्स में चला। जावेद, ये इसमें जो आप पॉइंट उठा रहे हो ये बड़ा अहम है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा ही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जिनके पैसे डूबेंगे उनको पैसे मिल जाएंगे। आप कौन लेके देगा उनको? कौन लेके? यही तो क्वेश्चन है। ये तो हम सवाल हम उठा रहे हैं ना। इन सारी चीज़ों जो हमारे सामने अब तक आई हैं, इसमें ये तो पहलू ज़ेरे बहस नहीं आया। यही तो चीज है जिसको मैंने इंक्वायर करके देखा है कि गरीब आदमी लुट गया। ये देखो, बाकी सब झाड़ के निकल जाएंगे। देखो, पाकिस्तान ये पहला रिंग रोड नहीं बना, इससे पहले लाहौर में भी रिंग रोड बना था और लाहौर में भी रिंग रोड पर इसी तरह के एतराज़ात आए थे और किसी ने कोई इस तरह से किसी मुस्लिम लीग नून के या मुस्लिम लीग काफ के किसी आदमी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं हुई थी। ये इंक्वायरी जो हुई है, जो एक कमिश्नर ने की है, ये इंक्वायरी इमरान खान के कहने पे हुई है और फिर इंक्वायरी में जिनके इंक्वायरी के अंदर किसी का नाम नहीं था, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जब उस पर अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू आया, जब तो गुलाम सरवर और जुल्फ़ी जो है, गुलाम सरवर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुल्फ़ी ने रिज़ाइन किया और किसी ने डिफेंड नहीं किया इनको। लेकिन इससे पहले आप इससे पहले आप देखें कि पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो लगी होती है कि जी मियां नवाज शरीफ ने और उनके ख़ानदान ने कोई करप्शन नहीं की, हालांकि जो है अरबों रुपए की जो ट्रांसफ़र टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हुए हैं बैंकों के ज़रिए, उसको डिफेंड करते हैं, कतई लेटर पेश करते हैं, बहान और सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करते हैं। ये पहली दफ़ा रिवायत डाली है कि एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद फिर मामला इंक्वायरी पे नहीं रुका, नैब को दे दिया गया और अब सूरत हाल ये है कि उस पर नैब इंक्वायरी कर रही है और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो हो रही है। और ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी गवर्नमेंट ने अपने ही एक गलती की तहकीकात की और अपने ही चहीतों के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हुई और कोई हुकूमत में खड़ा होकर जुल्फी को डिफेंड नहीं कर रहा, वो क्यों इस्तीफा दे दिया, लोग कह रहे सही दिया। अंजम, बात यह है कि आपने कहा ना कि नैब की इंक्वायरी कर रही है। नैब को मुतासर करने के लिए 3-4 वज़ीर सुबह से शाम तक कह रहे हैं कि ना इसमें ए इन्वॉल्व है ना इसमें बी इन्वॉल्व है। बड़े मज़े की बात है कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक जगह पे फरमाया है, उन्होंने कहा कि रिंग रोड मनसूबे से जुल्फ़ी के ननियाल को फ़ायदा पहुंचा। अब मुझे बताएं, इससे ज़्यादा बड़ा सबूत कोई आ सकता है कि एक मिनिस्टर एक आदमी के बारे में कह रहा है कि रिंग रोड मनसूबे की सड़क से जुल्फ़ी बुखारी के ननियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है। अब ये ननियाल की जब इंक्वायरी होगी, जब इसकी तफसीलात में कोई जाएगा तो आपके नज़दीक को बुरा आदमी होगा।
ऐसे होना नहीं किसके चाहिए। किसके मेरे नज़दीक क्यों बुरा होगा, ये आप क्यों assume कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंक्वायरी होगी। इससे ये बात है जावेद कि ये सारी बातें हो रही है तो मिनिस्टर्स जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर रहे हैं कि हमारे तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छी बात है, अल्लाह करे कोई ताल्लुक ना हो, और सारी खराबियाँ तो माजी में होती रही हैं, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि फवाद चौधरी ने ऐसा क्यों कह दिया कि रिंग रोड मनसूबे की सड़क से जुल्फ़ी बुखारी के ननियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुँचा है। तो मेरा ख्याल है कुछ बात कहीं है, क्योंकि फिर सरवर साहब ने जैसे रद्द अमल का इज़हार किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा सरवर आपको क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसने कहा जी ये तो मेरी इज्जत का मसला बन गया, कोई चीज़ है। और देखें ना, गुलजार साहब बुखारी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने डस्के के इलेक्शन की वजह से इनको कहा दिया कि चल जाओ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दे दी कि उसकी रिपोर्ट में सारा कुछ हो रहा है। अब ये बात तो समझ आ गई हमें कि जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने एक सड़क को कंसीव किया, उसमें जो अजाफा किया गया उस पर सारी ये डिबेट चल रही है कि वो इजाफा जो किया गया वो जायज़ था, नाजायज़ था, पेमेंट हुई, कैसे हुई, किसने की, और क्यों उसके की, बेनिफिशियरी और कौन है? बेनिफिशियरी कौन है। और बेनिफिशियरी जिसने जावेद ने कहा कि न सिर्फ ये हैं बल्कि वो लोग जिन्होंने बेचारों ने प्लॉट ख़रीद लिए हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये मामला मेरा ख्याल आगे जाएगा। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने जाके कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लें, वरना ये मामला तो बढ़ जाएगा और शायद आने वाली कल में आपको उसका जवाब देना पड़ जाए। देखिए, मेरा ख्याल ये है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये किसी न किसी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा ज़रूर है। अब वो कौन है ये, अब इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है मैसेज कहाँ किया से प्राइम मिनिस्टर को ये किसी ने। मैसेजेस कहाँ से आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अच्छा किया कि इसके ऊपर इनिशिएट कर दिया। लेकिन एक बात याद रखें, सिटिंग गवर्नमेंट के तहत जो भी ब्यूरोक्रेट इंक्वायरीज करते हैं उसकी फेट हम सारे जानते हैं। वो उसको हाशअप करने की एक कोशिश होती है। इसी लेकिन तरीके हम से गुमान अच्छा करें। हाँ नहीं, हम गुमान अच्छा एक इनिशिएटिव अच्छा जावेद लिया गया है, उसका जावेद गुमान आप- अच्छा देखिए, करें। मैं एक अर्ज, मेरी अर्ज मुकम्मल होने दें। मेरा ख्याल ये है कि अगेन इमरान खान साहब को कोई ब्लेम ना कर रहा है, ना मेरे ख्याल से करना चाहिए। लेकिन उसकी नाक के नीचे बैठे उसके वजीर क्या कर रहे हैं, उसके मशीर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बात ज़रूर हो सकती है और करनी चाहिए ज़रूर। और इमरान खान साहब से ये मुतालबा करना चाहिए हमें इस प्रोग्राम की वसातत से कि अगर बात आ ही गई है उसके वजीरों पर या मशीरों पर या उसकी कैबिनेट के लोगों के ऊपर, तो ये वक्त है साबित करने का कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंटैक्ट रहे। बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बता रहा था अंजम के कोई नैब को दे दिया केस, लेकिन इमरान खान ने आज कहा कि वज़ीर ने कहा कि इस मामले पर पंजाब हुकूमत के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंक्वायरी दे दी गई है। अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो क्या इंक्वायरी करता है और नैब को क्या इंक्वायरी दी गई है। ख्वातिरजात, मुझे आना एक ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातिरजात। अब हम बात करेंगे गज़ा में जो वहशियाना बमबारी हो रही है, रॉकेट्स की फायरिंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, खून बह रहा है, उस पर बात करेंगे। जी मेरा ख्याल है अंजम साहब इस पर बात करेंगे कि बेहतरीन आदमी है। जी अंजम, क्या आपका? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो एफ़र्ट की है कि एक सूडान और इंडोनेशिया और टर्की और पैलेस्टाइन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिल के कोई मजबूत लाएअमल तैयार किया जाए और उसमें एक इनिशिएटिव लिया है और आगे बढ़ के एक एक्टिविटी की है। और अगर ये करारदाद जो है वो असम्बली के यूएनओ के अंदर जो है वो किसी ज़्यादा अक्सरियत से और ज़्यादा लोगों से अगर मंजूर होती है तो उसमें शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा रोल होगा। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील किया और एक्टिविटी दिखाई है। और ये एक्टिविटी जो है ये एक बेहतर एक्टिविटी है, काबिल तारीफ़ एक्टिविटी है। बात ये है खान साहब कि हम जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं एक दूसरे के साथ सर जोड़ के क्या तलाश कर रहे हैं? मसीहा। कि कोई मसीहा खुद नहीं करना चाहते कुछ, कि मसीहा वो भी कहाँ से, यूरोप से या अमेरिका से, जिनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट, उनके नायब प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आपके सामने है। $750 मिलियन की असिस्टेंट आपके सामने है। हम उनमें मसीहा तलाश कर रहे हैं जो खुद सबसे बड़े ऑप्रेसर हैं, जो खुद सबसे बड़े जुल्म के खिलाफ निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ करने की बजाय जो ऑपरेसर है उसके साथ खड़ा है। हम किस किस्म के मुस्लिम ममालिक हैं? बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे एक कमज़ोर इंसान और एक कमज़ोर मुल्क के लिए क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन
एक OIC की रेजोल्यूशन, एक पीस ऑफ पेपर जिसको उन्होंने ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करके गार्बेज में डाल लेना, और जिसके जो जावेद, objective हैं वो हासिल हो मैं जाएंगे। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे जो मैंने कल अंजम से भी किया था। आप क्या तजवीज़ करते हैं? बात यह है कि इसकी बड़ी सिंपल तजवीज़ है जो माजी में भी डिस्कशन हो चुकी है, 2 स्टेट फार्मूला। इसराइल को अगर एज ए स्टेट पैलेस्टाइन ने एक्सेप्ट करना है तो इसराइल को एज ए पैलेस्टाइन को स्टेट एक्सेप्ट करना चाहिए और अमन के साथ रहना चाहिए। जो इनके पीस निगोसिएशन माजी में हो चुके हैं, यासिर अरफात से लेकर महमूद अब्बास तक, माजी में जितने हुए हैं, जिसको अमेरिका ने मीडिएशन कराया, जिसको यूनाइटेड नेशन ने मीडिएशन कराया, इन सब को मिलकर उसी फार्मूले के तहत 2 स्टेट फार्मूले के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। और ये उस वक्त तक, जब तक ये ऑप्शन नहीं होगा, जुल्म होता रहेगा। हम तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह सर जोड़ के डिस्कशन करते रहेंगे, हम डिस्कशन करते रहेंगे। जुल्म के खिलाफ किसी ने अमली इकदाम करना नहीं है और खामोशी से हम करते रहेंगे। ये 2 स्टेट जो है तस्वर, ये क्या है? थोड़ा देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो OIC है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो अरब लीग है, 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर सारे मुत्तफिक हैं, सब ने दस्तखत किए हुए हैं। ये एस्टेब्लिश्ड सोल्यूशन है फ़लस्तीन के कसीये का। लेकिन ये इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, ये हो क्यों नहीं रहा? इसकी मैं एक छोटा सा बात है कि जो सेटलमेंट है वहाँ पे उन्होंने दीवारें बनाई हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल है। 2 स्टेट होगी कैसे? क्योंकि मैं अर्ज़ करता हूँ ना, उसका एक छोटे टुकड़ों में है। अगर आपको याद हो, बात कैंप डेविड से शुरू हुई थी और उसके बाद से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम इसके ऊपर होते होते बिलाकर तय हुआ है कि कौन सा हिस्सा जाएगा फ़लस्तीन की रियासत को और कौन सा हिस्सा जाएगा इसराइल के ऊपर। ये डिसाइडेड है, कागज़ों पर है, पेपर्स पर है। मैं और बात करना चाहता हूँ एक, जिसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं जा रही है, वो ये है कि जैसा आपने कहा, बिल्कुल आई एग्री कि 2 स्टेट फार्मूले के ऊपर पूरी दुनिया रजामंद है। होने कौन नहीं दे रहा? वो उसका नाम है अमेरिका बहादुर। मैं अब आपको उसकी 2-3 मिसालें देता हूँ। एक तो मैं कन्विक्शन के साथ ये फील करता हूँ कि ये जो बाइडन साहब हैं, इनके हाथ फ़लस्तीनियों के खून से आलूदा हैं। क्यों? यूनाइटेड नेशन में 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास होने की नौबत आई सिक्योरिटी काउंसिल में, तीनों दफ़ा अमेरिका ने रोका है। अब जो जिनकी तारीफ़ कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी एफर्ट्स किए, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और अब वो एक 4 रुकनी डेलीगेशन लेके जाना चाहते थे जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए, जिसमें वो आजकल टर्की में है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने साथ जाना था, साथ फ़लस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर ने जाना था, जिसका दाखिला रोक दिया अमेरिका की हुकूमत ने। ज़रा आप तसव्वुर तो करें कि क्या कर रहा है अमेरिका। तो हमें जुर्रत पकड़नी चाहिए, OIC को भी जरूरत पकड़नी चाहिए कि वो कंडेम करे अमेरिका के जो एटीट्यूड है कि जब तक वो बर्बादी नहीं कर देगा गजा की, उस वक्त तक ना सीज फायर की रेजोल्यूशन पास होगी और ना ही फ़लस्तीनी एक्ट को कंडेम किया जाएगा। लेकिन एक मिनट छोटी सी बात, बाबा, जावेद मुकम्मल कर लूँ। नहीं, आगे निकलेगी, उसी तरफ आ रहा हूँ। हमारी रेजोल्यूशन जो है OIC की, वो शर्मनाक है। वो कहती है कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल को मुजालम करने से रोकें। कोई जिक्र उसमें नहीं कि अब तक क्या कर चुका है वो गजा में, क्या करना, और इससे पहले तारीख पूरी भरी पड़ी है। अगर रोकना रेजोल्यूशन है तो मैं तो बस सिर्फ फातिहा ही पढ़ सकता हूँ इस पूरी अप्रोच पर, इस पूरी मुस्लिम उम्मा की जो सोच है उसके ऊपर, क्योंकि ये सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सोल्यूशन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यहाँ से एटम बम चला दें, लोग खुद अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर लेते हैं मेरी बात को, लेकिन प्रेशर बढ़ाना चाहिए, मुजाहरे होने चाहिए, यूनाइटेड नेशन का हर दरवाज़ा खड़काना चाहिए, OIC को इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना स्टांस लेना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की पार्लियामेंट में देखें, मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैंने आपको बता दिया, इशारा मैंने दे दिया कि कौन ये नहीं होने दे रहा। ये अमेरिका बहादुर अपने ब्रुकलिन की वायलेंस को नहीं रोक सकता, इतना बड़ी सुपर पावर है वो, लेकिन वो एक बात में कामयाब है कि मुसलमानों को एक नहीं होने देना, और इसकी मिसालें आपके सामने खुली पड़ी हैं। अगर हम अमेरिका की साजिश का इसी तरह शिकार होकर स्प्लिट होते रहे, मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ते रहे, तो जो हाल कश्मीर का हुआ है आपके सामने है। पूरी आलमी बिरादरी जो है उसका ज़मीन पता नहीं कहाँ दफन हो गया। अफगानिस्तान में क्या कुछ नहीं होता, कुछ होगा, और ये सब कुछ अमेरिका ने किया ना। बिल्कुल एब्सोल्यूट। अगर अमेरिका उस वक्त आजाद था इसी तरह की अट्रॉसिटीज करने में, तो आज वो किस शक्ल के साथ इसराइल को रोकेगा? देखिए, ये तमाम कुछ मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, ये मुस्लिम उम्मा को समझना चाहिए। जस्ट टू डिवाइड मुस्लिम वर्ल्ड। आपके ख्याल में मुस्लिम ममालिक हैं वो इतने नाइव नहीं हैं
कि वो अमेरिका के कहने पे डिवाइड हो जाएं। इस पर तो मैं आपके सदके जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इनकी इजाजत अपनी कोई गलती दें, भी 7 होगी। फेरे लेके हाँ। मैं आपके सदके जाना चाहता हूँ कि आप जज्बाती हो रहे हैं, पर्सनल हो रहे नहीं हैं। नहीं आपका आपके पर्सन होने का क्या ताल्लुक है फ़लस्तीन की हुकूमत से यार, या उसके यार, जुल्म से यार? प्लीज प्लीज नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुन ले, कि मैं आप ये कह रहा हूँ जितनी कि सादगी से ये इसमें- फरमा रहे हैं हाँ। ये इतना सादा इशू नहीं है। अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका मुलव्वस है इसके अंदर। ये उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे मेन पॉइंट है कि मुस्लिम वर्ल्ड को वीकन करो, इसीलिए वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ था, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में जो गुल खिलाए हैं आपके सामने। इसमें मुस्लिम ममालिक इसलिए शामिल, तो एक आप सेकंड, देखें एक ना, सेकंड, 1.5 अरब की मुस्लिम इसमें आबादी मुस्लिम है ममालिक शामिल है, और उधर 10 मिलियन है। 10 इसमें मिलियन मुस्लिम के इसराइल ममालिक को हम कंट्रोल खुद नहीं भी कर सकते। शामिल हैं। मुस्लिम ममालिक जो है वो सचमुच के मुल्क है। महज अमेरिका तो इनको डिवाइड करना चाहता है, लेकिन खुद भी ये डिवाइड हुए हुए हैं, ये खुद भी डिवाइडेड है। मेरा ख्याल है ये मामला ये हम इस तक ही रखें, गज़ा तक। और इस मामले ये कौन डिवाइड है, कैसे डिवाइड है, एक लंबी चौड़ी तारीख है। इस पर किताबें लिखी गई हैं और किताबें लिखी जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि हम चारों के चारों अगर कोशिश करें तो हम भी ये किताब लिख सकते हैं। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन वेलकम बैक। और अब हम जो स्टोरी लाए रहे हैं आपके लिए वो है मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया, रोज़े उन्होंने रख लिए और वो कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम का इजलास बुलाया जाए और कोशिश ये भी है कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करे। अंजम जो है वो इसके बारे में आपको तफसील बताएगा। मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है, नहीं मुमकिन है तो उसकी वजूहत क्या। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान, मेरा ख्याल यह है कि फजलुर रहमान जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, ज़्यादा एक्टिव शहबाज शरीफ हो गए हैं। और इसके पीछे कुछ मफरूज़े भी चल रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक कौमी हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पीपल्स पार्टी के साथ जब इख्तलाफात हुए थे तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और कौमी हुकूमत कायम की जाए। इस पर जो है उन्होंने मुतालबा किया नहीं रिज़ाइन किया जाए। अब शहबाज शरीफ इस पर एक्टिव हो गए हैं। ये मफरूज़े हैं क्योंकि कोई हार्ड एविडेंस अभी तक शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से नहीं कहा, ना ही फजलुर रहमान ने कहा। ये मफरूज़े हैं कि वो कौमी हुकूमत के लिए तैयार हो गए हैं और मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ सपोर्ट इनको मिले और बाहर से भी कुछ सपोर्ट मिले। और ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के ऊपर जो है वो कुछ मुख्तलिफ हलकों का और गवर्नमेंट में इख्तलाफ भी है कि और हुकूमत ने रातों रात कोशिश की कि ECL भी आया जाए, इसको जाने से भी रोका जाए, एयरपोर्ट पे भी रोका जाए, और बड़ी एक्टिव करके। एक वर्जन तो ये है जो कि इमरान खान अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन एक वर्जन ये है कि शहबाज शरीफ जो है वह बैरून मुल्क जाके मियाँ नवाज शरीफ जो डिसएग्री कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद पर, उनको मनाया जाए ताकि इस हुकूमत का खात्मा हो सके। और इसीलिए इमरान खान एक्टिव है। ये मफरूज़ा जो है वो खासा पॉपुलर है। और इसके अंदर एक मुझे जान भी नज़र आ रही है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वापस PDM में लाया जाए और फिर लंदन भी जाया जाए, और लंदन में जाके जो है वो अगर मियाँ नवाज शरीफ से अगर कोई बात करते हैं और मियाँ नवाज शरीफ एग्री होते हैं, जो पहले एग्री नहीं थे, कि एक कौमी हुकूमत सेंटर में भी बनाई जाए और पंजाब के अंदर भी तहरीक एतमाद ला के पंजाब में भी तब्दीली की जाए, तो ये एक स्टांस बदला है। और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत से हल्के भी बदले हैं। और वो जो एक पेज की बात की रही थी की जा रही थी, अब लग रहा है कि एक पेज पे सारी सूरत नहीं है। मैं कौन एक पेज पे नहीं है? जैसे कि वज़ीर आज़म कहा करते थे कि हम मुख्तलिफ हलकों के साथ एक पेज में हैं, शायद इस तरह इस पर मुझे भी अपना इनपुट दें। देखिए, ये बात ठीक है, अंजम ने बहुत तफसील से एक ऐसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया और मैं शाबाश देता हूँ इसकी जो ऑब्जर्वेशन हैं। ये कहानी बहुत गहरी है और बहुत लंबी है, हम उसमें नहीं जाते बहुत साहब। जी जी, हम सिर्फ इतना करते हैं कि जो कौमी हुकूमत का कॉन्सेप्ट है ये है क्या। मेरा ख्याल है कौमी हुकूमत का कॉन्सेप्ट जो हमने सुना है वो नहीं है। ये है कि चेंज विद इन द पार्लियामेंट। एक आदमी को हटाओ, उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आओ और फिर उसकी जगह कोई और लीडर ऑफ द हाउस हो जाए। साहब ज़रा कि मौजूदा सूरत हाल में लीडर ऑफ द हाउस अगर बनेगा तो वो PTI से भी हो सकता है और से ही होना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, अगर आप किसी साजिश में बिलीव नहीं करते, तो फिर आदमी उन्हीं का होना चाहिए कि उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनके पास नंबर ज़्यादा हैं। या तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो हट जाएं और आके इसमें शामिल हो जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। मुझे ये खदशा भी है।
अगर हम पंजाब में ऐसा होता है तो पंजाब में ये मुमकिन है कि वो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बहुत भारी नंबर्स हैं अपना मेंबर्स के, और अगर जहांगीर तरीन, जो कि मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन ये करेगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जहांगीर तरीन का सिर्फ ख्वाहिश है कि उसके मुकदमात डिले कर दिए जाएँ, उस पर एक्शन ना हो, मुकदमात भी रहें, उसका ग्रुप भी रहे और सब चीज़ें चलती रहें। तो मेरा नहीं, खैर कौमी हुकूमत का कोई तस्वर नहीं आता। मैं एक तब्दीली आएगी अगर तो विद इन द पार्लियामेंट आएगी, और विद इन पार्लियामेंट आने में जहाँ तक वफाक का तल्लक है वहाँ पे पीटीआई बेहतर पोजीशन में होगी। सूबा अलबत्ता पंजाब का जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जा सकता है। अगर तो ये कोशिश करने के लिए पीडीएम का इजलास बुलाया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि 28 तारीख को ग़ालिबन ये इजलास हो रहा है। मैं नहीं समझता कि 29 या 30 को हमें कोई ऐसी खबर मिलेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एक और दूसरा, शहबाज का जाना ना जाना मैं नहीं समझता रेलिवेंट है। क्या शहबाज को जाके वहाँ से कोई फ़ोन पे बात हो सकती है, किसी और तरीके से बात होती है, यही बताना ना कि हम ये करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ इसलिए सपोर्ट नहीं करता इस वक्त तब्दीलियों में, वो कहता है कि नहीं, इस मुल्क में मुकम्मल तौर पे नए इंतखाबात हों। तो ये फ़र्क है। बाकी बुखारी साहब आप बताएं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो आपने फरमाया ना अभी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो पीटीआई का ही कोई बंदा जो है वो फिर दोबारा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कैसे होगी? जो लाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्हीं का बंदा आएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे कामयाब होगी? ये जहांगीर तरीन के ग्रुप की बात करें, जिसके बारे में मैंने कैटेगोरिकली कहने की कोशिश की है कि वो नहीं जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये आपकी असेसमेंट है, ये असेसमेंट है। हाँ, असेसमेंट है ना, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इसलिए कि मुकदमात वापस नहीं हो रहे हैं, उसके बिटरनेस किस हद तक जा रही है, किस हद तक जाएगी, उसके नतीजे में क्या होगा, ये तो बात की बातें हैं ना सारी। लेकिन 2-3 बातें जो है ना, बहुत कुछ जो है वो मफरूज़ों पर नहीं है, बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ का हमें पता है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बिल्कुल वसूख से ये कह रहा हूँ कि ना ये ज़मानतें होनी थी इतनी, ना ये हजरात मुस्लिम लीग नून के बाहर आके इतनी एक्टिविटी कर सकते थे, ना ही कोई जाके हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर जो है वो जेल में शहबाज शरीफ से मिल सकता था। ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन कर रहा है, कहाँ से होती हैं, हम सबको पता है। हम में से अक्सर शायद कहने के लिए तैयार नहीं है, मैं जुर्रत कर रहा हूँ ये कहने की कि ये सब कुछ जो है ये बिला वजह नहीं है और ये किसी की शय पे है। आगे नतीजे आप खुद अखज़ करें। दूसरी बात यह है कि नबील गवोल साहब ने कोई 5-6 हफ्ते पहले ये कहा था कि ईद के बाद जो इजलास होगा पीडीएम का, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ईद के बाद जो राब्ते की हैं पीडीएम की सारी क़यादत से, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शामिल थे। और आपको याद होगा कि राजा परवेज़ अशरफ ने जाके मौलाना फजल रहमान के घर पे उनसे मुलाकात की है। ये सारा कुछ बिला वजह नहीं है। पीडीएम अगर रीएक्टिवेट होती है तो हमारे पॉलिटिकल सिनारियो में बहुत बड़ा एक भूचाल आएगा फिर से, क्योंकि पीडीएम जब पहले थी तब भी काफ़ी, ये तो उनसे पूछे ना जिनके ऊपर प्रेशर था। अगर पीडीएम रीएक्टिवेट होती है तो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी होंगी फिर दोबारा, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर है। बात मैंने तमाम बातें सुनी है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान की हुकूमत को इस पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, इन नाउस तब्दीली का भी कोई एज ए ऑप्शन डिस्कशन में कहीं नहीं है। जहाँ तक पीडीएम के एक्टिव होने का ताल्लुक है, पीडीएम एक्टिव होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आप को रेलेवेंस रखना है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, आप देखें जब से 2 से 3 महीने में पीडीएम थोड़ी सी डाउन प्ले हुआ है तो मौलाना फजलुर रहमान आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पीडीएम वो अम्ब्रेला है जिसमें इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने आप को रेस्क्यू करना है। माजी में आपके सामने मरियम नवाज शरीफ की मिसाल सामने है। जब नैब की इंक्वायरी थी तो पीडीएम ने उसके साथ खड़ी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इस पीडीएम को रिवाइव करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि अपने आप को पॉलिटिकल रिवाइव करें, 1, अपने आप को पॉलिटिकल रेलेवेंस रखें, 2, और तीसरा, आप प्रेशर बिल्ड करके हुकूमत से मैक्सिमम बारगेन करें अपने जो मफादात हैं। इससे ज़्यादा पीडीएम के रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। और आखिरी बात, जहाँ तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी नहीं चाहती कि ये हुकूमत जाए। ये सब चाहती हैं कि इमरान खान की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में और जनाब अरस्तु बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब इसी तरह करे, क्योंकि इसी में इनका बेनिफिट है।
इमरान खान के लिए इस वक्त चैलेंज सिर्फ एक है, पीडीएम नहीं है, वो एक चैलेंज है कि उसको अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, गरीब आवाम को कैसे रिलीफ देना है। इसके अलावा इमरान खान के अलावा के पास कोई और तीसरा चैलेंज जावेद नहीं है। बात यह है, जावेद एक थोड़ा सा मैं एडिशन मुझे इजाज़त दे दें कि ये बात भी जो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये भी मुमकिन है कि एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम जो है वो इस गवर्नमेंट से निजात तो चाहती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर पीडीएम के जो लोग हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, वो जेलों में जाते हैं, उनकी दूसरी मुश्किलात है, वो तो अपनी जगह फैक्ट। ख्वातीन ये जो पीडीएम का मुतवक्का इजलास है, आपने हमारी सबकी राय सुन ली। अब देखते हैं कि 28 तारीख को जो इजलास होता है उसमें क्या गुफ्तगू होती है, क्या हम जो इतनी बातें कर रहे हैं इसके करीब करीब भी बात होती है या उनका कुछ एजेंडा और ही है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। और अब हम बात करेंगे जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा आ रहा है उसके बारे में। इमरान साहब बहुत खुश हैं और वो समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है, लेकिन उसके साथ महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये दो चीज़ें इकट्ठी हैं, एक तरफ पैसा आ रहा है बाहर से, प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हैं, इक़्तिसादियात उनके नज़दीक बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन एक तरफ जो आवाम हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी बुखारी साहब क्या ख्याल है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी इस एतबार से बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि शौकत खानम हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है, उसके बाद निमल यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है कि जो पैसा उनको मिला वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से ट्रांसलेट किया इन द सेम स्पिरिट, इन लेटर एंड स्पिरिट। लिहाजा इसमें इंक्रीज़ होना मेरे ख्याल से कोई इसका और क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता सिवाय इमरान खान साहब के। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल है वो परेशानी का बायस है, इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये कोशिश भी है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, उनको जवाब में कुछ मिलना चाहिए। लिहाजा उनको वोट का हक़ देने का नारा इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है और वो इसके ऊपर संजीदगी से अमल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स के ऊपर भी उनके साथ जो सलूक होता था, जो एम्बेसीज़ के हवाले से, अगर आपको याद हो हाल ही में एक इजलास में जो इतनी बड़ी हाइप जिसको दी गई, बात तो वो ठीक कर रहे थे कि खुदा के लिए अगर आपके हाथों पाकिस्तानी खुश नहीं है तो आप क्या जग मार रहे हैं वहाँ बैठ के, बात उनकी ठीक थी। मेरा ख्याल से चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आर एज़ इक्वली लॉयलिस्ट एंड पैट्रियाटिक एज वी आर, तो उनको भी इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको भी पाकिस्तान के अमूर सल्तनत में एक रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, एक उनको जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में भी, आइंदा भी, आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि शायद सऊदी अरब में भी इतने जॉब्स मिल रहे हैं और पाकिस्तानी जाएंगे, यूएई के साथ भी बात हो रही है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, इसलिए इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव बात सोची नहीं जा सकती। बुखारी साहब, बात पता क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन हमने अभी तक ये गौर नहीं किया ये बढ़ क्यों रही हैं, इसकी वजूहत क्या है। ये सिर्फ इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी पे नहीं बढ़ रही या हम इस खाम ख्याली से निकल आए, उसकी मेन ऑब्वियस रीज़न दो हैं। वन, कि जितनी आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग है वो रुक गई है पिछले 2 साल में। 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर्स में $20.8 बिलियन आपके रेमिटेंसेस थे। आज की फोरकास्ट ये है कि 20-21 की रेमिटेंसेस $28 बिलियन से ऊपर जाएंगी, जो आज तक $24 बिलियन 2 महीने रह गए, $24 बिलियन तक कलेक्शन हो चुकी है। तो उसके पीछे वन रीज़न क्या है कि जो लोग ट्रैवल करके पैसे लाते थे हमारे एक्सपैट्रिएट्स, वो ट्रैवलिंग नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, हुंडी का कारोबार बंद हो गया, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्या अच्छा इकदाम किया है, हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने मिल के इसको लीगलाइज किया है रोशन पाकिस्तान अकाउंट की शक्ल में, जहां से आपको जो तरसीलात आ रही हैं वो एक रेगुलर चैनल से आ रही हैं। जब वो पहले तो इरेगुलर चैनल से आ रही थी, इसलिए आपको पता नहीं चलता था कि पाकिस्तान में टोटल कितने पैसे आए।
लेकिन अब चूंकि रेगुलर आना शुरू हुए हैं किसी सिस्टम के थ्रू, तो आपको पता चलना शुरू हो गया। तो इसलिए जो मैं आखिरी बात ऐड करना चाहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान अगर इस खाम ख्याली में है कि $28 बिलियन आने से गरीब आदमी को कुछ फर्क पड़ जाएगा या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन रुक जाएगी, तो ऐसा होगा उनकी दूसरी पॉलिसियों से, सिर्फ इस इनटेक से उसका फायदा नहीं होगा। जी अंजम, नहीं, एक तो ये कि अगर तरसीलात देखें $24 बिलियन हो गई है 10 महीनों में। इससे पहले जो है इस तरह की कोई मिसाल नहीं है कि साल में भी 24 हो जाए। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो 28 बिलियन है, 28 बिलियन फोरकास्ट $28 बिलियन नहीं, फोरकास्ट है, लेकिन इससे पहले कभी हुई नहीं। आज मतलब मियां नवाज शरीफ के ज़माने में या आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के ज़माने में इतनी, इसकी एक वजह तो वो है जो क्रेडिबिलिटी आपने कही सलीम बुखारी साहब ने कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, और दूसरी एक जो बड़ी वजह है वो FATF है। FATF पर इस गवर्नमेंट ने ज़्यादा कमिटमेंट के साथ और ज़्यादा ज़ोर के साथ जो है वो ज़ोर लगाया है, और जिसकी वजह से हुंडी और जो इलीगल जो गैर बैंकिंग तरीके थे वो ख़त्म हुए हैं, और सारे के सारे पैसे चैनलाइज हुए हैं इस ज़मरे में। और अगर इमरान खान जो है वो सऊदी अरब ने कहा तो है, आपने जैसा कहा कि 1 करोड़ जॉब सऊदी अरब में निकलेंगी, अगर उसमें 50 लाख जॉब ले लेता है, मैं कह रहा हूँ 25 लाख भी जॉब ले ले, तो पाकिस्तान एक रेवोल्यूशन की सूरत हाल हो जाएगी, लोगों की माली हालात के अंदर एक बड़ी खुशहाली आएगी। मैं हैरान हूँ कि जो सेकंड पार्ट था वो आप लोगों ने किसी ने भी टच नहीं किया, और आप इमरान खान साहब की तारीफ़ में लगे रहे। ठीक है, इमरान खान साहब की तारीफ़ आप करें, कोई रोकता तो नहीं है, लेकिन एक कहा जाता है, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, कि ये पैसा आने का इमरान इसलिए शुक्रगुजार है कि अगर आप पैसे लेके आते हैं तो एक 100 रुपया बाहर से लेके आते हैं तो 30 रुपये के आप नोट छाप सकते हैं। तो ये आप नोट छापते जाए, अपनी इकॉनमी को चलाते रहे, लोगों को बताते रहें आपको बहुत पैसा, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। ये अलग बात है, चावल की बात करें आप बात नहीं करने को तैयार, गंदम की बात करें आप कहते हैं फजूल बात है, घी की बात करें आप कहते हैं कोई मसला नहीं है, अंडों की बात करें आप मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा लगाते हैं, डबल रोटी की बात करें आप कहते हैं पागल लोग हैं, अगर मसूर की दाल की बात करें आप कहते हैं ये गलत बात है। तो किस चीज़ की बात करें भाई? ये सारा पैसा जो आ रहा है इसका मुझ गरीब को क्या फ़ायदा है ये भी तो बताएं। मुझे थोम, प्याज, घी, टमाटर, मिर्च और मुझे ये चीज़ें लेनी है, मुझे पैसा आ रहा है बैंकों में जा। आपको पता है एक वजह और भी है कि आपने कहा है कि जितने भी ब्लैक मनी है आप ले आए पाकिस्तान में, आपसे पूछा नहीं जाएगा दिसंबर तक, और ला के लगा दें उसके अंदर ये जो तमीरा ये रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे मामला हैं। ठीक है, आपको ये मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि भाई मुझे क्या मिल रहा है? आपके ख्याल में मैं खुश हूँ? मैं आपको क्या नहीं करता हूँ, तीनों दोस्तों को यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर में जाएं, अपने जो घर का सौदा खरीद के लाने वाले अफराद आपके घर में हैं, उनसे पूछें कि हम कहाँ खड़े हैं और महंगाई किस हद तक हमें मुतासर कर रही है। वजह ये भी देखना होगा कि ये जो पैसा आ रहा है बड़ी अच्छी बात है, और पैसा लेके आए बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान अमीर हो जाएगा रिकॉर्ड में। जिस तरह ये कह रहे हैं पता नहीं कितने बिलियन रुपये आ रहा है, माजी में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, खराबी थी बड़ी, वो सारा का सारा पैसा लोग जेबों में डाल के बस बक्सों में भर के ले आते थे, तो अब थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा, और इस सवाल का मैं जवाब चाहूँगा उन लोगों से जो हुक्मरान हैं, सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, शहर में हुक्मरानी कर रहे हैं, वफाक में हुक्मरानी कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए क्या रास्ता रह गया है? हम ज़िंदगी गुजारने में जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बराए करम उन पर भी गौर कीजिए। मुझे और मेरे साथियों को लाहौर स्टूडियो से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।